आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूँ। तो इन शॉर्ट मोदी जी की बात ये थी कि ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस महिला विरोधी यानी एंटी वुमेन है, क्योंकि उन्होंने 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026 को पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। पर मोदी सरकार ने विमेन्स रिजर्वेशन के मुद्दे को अननेसेसरीली डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से जोड़ के खुद ये इंश्योर किया कि 33% विमेन्स रिजर्वेशन इन लोकसभा और विधानसभा लागू ना हो पाए। यानी पहले परिसीमन होगा तभी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जबकि दोनों एकदम अलग अलग मुद्दे हैं। विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ पास हो गया था विद 454 वोट्स एंड ओनली 2 MPs वोटिंग अगेंस्ट इट। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. But then for some odd reason, Modi government ने decide किया कि women's reservation will only be implemented after delimitation happens. The women's reservation bill is only a pretext. The Modi government's real aim is the delimitation bill. What do you mean? अब डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट की सीट्स को ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाया जाए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए। The delimitation bill is vote chori by another name. In fact, it is seat chori. You may think I'm exaggerating, but this is exactly what happened in Assam. Around 10 lakh voters, a majority of them Muslims, were taken from Barpeta Lok Sabha seat and added to Dhubri Lok Sabha seat, which was already a seat with an overwhelming Muslim majority. It now had 10 lakh more voters than an average seat in Assam, thereby reducing the value of each vote. And secondly, Barpeta changed from a Muslim majority seat to a Hindu majority one. Before delimitation, Muslims were the majority in 35 out of the 126 assembly constituencies. But after delimitation, this dropped to around 20. Now, do you realize if this playbook is applied nationally across 850 seats, the ruling party can redraw the maps according to their favor and overpower everybody else. तो डीलिमिटेशन बिल के साथ एक और मेजर प्रॉब्लम ये थी दैट इट सेड दैट द चेंजेस मेड बाय द डीलिमिटेशन कमीशन वुड बी फाइनल, और इस कमीशन के किसी भी डिसीजन को इंडिया के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया के साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स के स्टेट्स को ये डर था कि प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन प्रोसेस से उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी और ओवर पॉपुलेटेड नॉर्थ स्टेट्स ऑफ द हिंदी बेल्ट विल गेट टू मच पावर, यानी वो हमारे देश की डेमोक्रेसी और फेडरल ढांचे को बुलडोजर से गिराने की क्षमता रखती है। ऐसी ही रीजनल पॉपुलेशन इम्बैलेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते डीलिमिटेशन को 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 25 साल के लिए और 2001 में बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर से 25 इयर्स के लिए डिले कर दिया था। और अब 2026 में मोदी गवर्नमेंट इसे बिना नया सेंसस कराए पुराने सेंसस डेटा के बेसिस पे बुलडोज करना चाह रही थी, और इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने साथ आके एक साथ ये कहा कि डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। पर 33% विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ कोई नहीं था। इनफैक्ट पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट 30 साल से इसे पास कराने की कोशिश चल रही थी, और फिर ये बिल जब फाइनली 2023 में पास हुआ तब मोदी गवर्नमेंट ने इस पे डीलिमिटेशन की अजीब और गरीब लिमिट डाल दी, क्योंकि शायद बीजेपी आरएसएस का असली प्लान विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि परमानेंट पॉलिटिकल पावर अचीव करना था। और अगर ऐसा नहीं होता तो विमेन को 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड विधानसभा देने के लिए जो पार्टी इतनी डेस्परेट है, ऐसा क्यों है कि उसने 2014 के इलेक्शंस में सिर्फ 9% विमेन कैंडिडेट्स को टिकट दी थी, और ये फिगर 2019 में बढ़कर सिर्फ 13% और 2024 आते आते बढ़कर सिर्फ 16% तक ही पहुंच पाया। और अगर आप स्टेट असेंबलीज की हालत देखेंगे तो वो और भी खराब है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 MLAs हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला MLA है, सिर्फ एक। इससे भी बड़ी शेम की बात एक्चुअली ये है कि जिस आदमी पे अपनी वाइफ को छोड़ने और इलेक्शन एफिडेविट में अपनी मैरिड लाइफ की डिटेल्स 4 इलेक्शन तक झूठी बताने के आरोप हैं, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हुए एक जवान लड़की को स्टेट मशीनरी यूज करके स्टॉक करवाने जैसे एलिगेशंस लगते हैं, जिसके साथ ही मिनिस्टर का नाम बार बार एप्स्टीन फाइल्स में आता रहता है, और जो खुद हेनस क्रिमिनल्स के साथ बार बार स्टेज शेयर करता नजर आता है और अक्सर अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में सेक्सिस्ट कमेंट्स करके वोट पाता है, उसके बारे में पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the
the only flag bearer of feminism. और इसीलिए मैं इस वीडियो में मोदी जी के फेमिनिज्म की सबसे वाहियात स्टोरी फिर से देश को याद दिलाना चाहता हूँ। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। बिल्किस बानो तब 19 साल की गर्भवती महिला थी। दंगाइयों ने उसकी 3 साल की बच्ची और परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी। एक दिन के बच्चे को मार डाला, 3 साल की बच्ची को मार डाला, 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी, पहले सीबीआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से। उन्हें क्षमादान दे दिया गया गुजरात सरकार द्वारा बनाई एक आयोग ने, जिसे रेमिशन कमीशन कहते हैं। जो लोग उस कमेटी में थे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके सदस्य थे। बीजेपी के एक एमएलए जो इस रेमिशन कमेटी के भी पार्ट थे, उन्होंने इन लोगों को संस्कारी ब्राह्मण बताया। उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? One of these convicts has been seen sharing a stage with a BJP MP and a BJP MLA, both of them from Dahod. What is going on? बीजेपी की सरकार पर हत्या और बलात्कार के दोषियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप नहीं बल्कि प्रमाण पाया गया है। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। नारी को नारायणी कहने वाले हम लोग हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन बलात्कार के दोषी को माला पहनाने वालों को क्या कहेंगे? हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इस सवाल को पूछ कर देख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप देश के लिए। देश की नारी जब भी इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। और ये कोई पहली बार भी नहीं था जब बिल्किस बानो के केस में गुजरात सरकार ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था। बिल्किस को 22 साल न केवल उन दरिंदों के खिलाफ लड़ना पड़ा जिन्होंने उनके परिवार को मारकर उनके साथ गैंग किया था, बल्कि गुजरात के पूरे सरकारी सिस्टम के खिलाफ भी कॉन्स्टेंटली लड़ना पड़ा। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा या कुछ नहीं, कोई साथ नहीं दिया हमको। और इन 22 सालों में से 12 साल गुजरात के सीएम मोदी थे। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक जल्दी में है, महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी। और ये जल्दी अब की नहीं है, ये जल्दी जब से वो हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं तब से है, गुजरात में भी। तो चलिए इस पूरे केस की 22 साल की हिस्ट्री को क्विकली रिकैप करने की कोशिश करते हैं। तो लेट फरवरी 2002 में गुजरात में दंगे भड़क उठे और मार्च 2002 आते आते दाहोद जिले के रंदिकपुर गांव में बिल्किस के पड़ोसियों ने गांव में रहने वाले सभी 60 मुस्लिमों के घरों में आग लगा दी। अपनी जान बचाते भागते हुए बिल्किस, उनके परिवार और गांव के कुछ अन्य लोगों को ट्रक में भरी एक हथियारों से लैस भीड़ ने पकड़ लिया था। ये वही जगह है जहाँ हम भागे थे इधर उधर। तब हमारे परिवार वालों को, मेरे को भी मारा, मेरी लड़की को मेरी गोदी में से लेके पटक दी इधर, सबको मार डाला मेरे सामने। फिर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई, ऐसा समझ के सब चले गए। और सबसे जो मतलब हिला देने वाली बात है कि वो इन सबको जानती थी, वो उसी के गांव के थे, भाई और काका और ताऊ कहती थी। उन दंगाइयों का नाम और पता जानने के बावजूद बिल्किस के लिए एक एफआईआर तक करवाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरे दिन उन्हें एफआईआर दर्ज करवाई। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे, पुलिस। उन्होंने बोला कि अभी तू सब बोलेगी, सबका नाम ले रही है और सबका बता रही है, सब तेरे को जहर का इंजेक्शन देके मार डालेंगे। और सिर्फ एफआईआर लिखने से ही मना नहीं किया, बल्कि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर इस केस के हर जरूरी सबूत को खत्म कर दिया गया। और फिर बाद में सबूत न होने का हवाला देकर एक लोकल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस मामले को खारिज कर दिया। और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बिल्किस यही नहीं रुकी। वे अप्रैल 2003 के महीने में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मदद से सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को दे दिया। 21 जनवरी साल 2008 के दिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस की पूरी जांच को भ्रष्ट बताया। इसका मतलब हत्यारों को गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस के द्वारा वोट की राजनीति के लिए संरक्षण दिया जा रहा था। क्योंकि बांटो और राज करो
2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी स्पेशल पावर्स यूज करते हुए इस केस में बंद 11 क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया। इनके लिए 15 अगस्त का दिन अमृत काल बनकर आएगा, यह तो अमृत की कल्पना करने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। और इसी दिन पीएम मोदी लाल किले से नारियों का सम्मान करने का भाषण दे रहे थे। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जब वो लोग 11 लोग जेल से छूटे, जो डीजे लेके आए। अच्छा, डीजे लेके आए। हाँ, और फटाके जलाए, 1 लाख रुपए के कुछ ज्यादा फटाके जलाए। शादी करके जैसे नहीं आया, बरगोला निकाला था। मोदी जी कहते हैं कि देश की बेटी मेरी बेटी, तो क्या बिल्किस उनकी बेटी नहीं है? और उन लोगों ने जिनको माफी दी वो कोई छोटा बड़ा तो गुनाह है नहीं, बराबर बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है उन्होंने, तो इसमें भी माफी दी गई। बिल्किस ने कहा कि 2022 आ गया है, मगर 20 साल बाद भी उसके भीतर 2002 की सिहरन लौट आई है। उसने भय से अपना ठिकाना भी बदल लिया है। जब इन्हें सजा मिली थी तब उसे लगा था कि इंसाफ मिला है, मगर रिहाई की खबर सुनकर बिल्किस को लगता है कि इंसाफ नहीं, खिलवाड़ हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो पता चला कि ये डिसीजन सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट का नहीं था, बल्कि इसमें मोदी सरकार के होम मिनिस्ट्री की भी लिखित मंजूरी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में सारे रिकॉर्ड नहीं मांगे होते तो इस सच को बाहर आने के लिए किसी कयामत की रात तक का इंतजार करना पड़ जाता। तो बीजेपी सरकारों का इन 11 क्रिमिनल्स को रिहा करने का लॉजिक ये था कि इन सबका जेल के अंदर बर्ताव अच्छा था। पर जैसे जैसे जानकारियां सामने आई तो ये पता चला इन 11 के 11 अपराधियों में ऑलमोस्ट 3 साल यानी 1000 दिन या उससे ज्यादा पैरोल पर जेल से बाहर बिताए। और यही नहीं, वो बाहर आकर मेन विटनेसेस को डरा धमकाने की कोशिश भी कर रहे थे। कम से कम 4 गवाहों ने 4 मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं। कितनी बार घर बदला हमने। तो कितने घर बदलने पड़े? बहुत घर बदलने पड़े, 15-20। डर के मारे? डर के मारे, क्योंकि जो आरोपी थे हमारे केस के, उनको बार बार पैरोल मिलती थी। वो आते थे, मीटिंग करते थे वहाँ पे, हमारे जो लोग रह रहे गांव के, उनको डराते थे और मेरे पर भी दबाव डालते थे। इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन 11 जघन्य अपराधियों को अच्छे बिहेवियर के लिए छोड़ने से बड़ा मजाक ये था कि ऐसा करना खुद बीजेपी की सेंट्रल और गुजरात सरकारों के खुद के नियम के भी खिलाफ था। क्योंकि गुजरात माफी नीति के हिसाब से 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों को मारने वालों को माफी नहीं मिल सकती। इसमें एक क्लियरली मेंशन है कि करने वालों को माफी नहीं मिल सकती। और ये स्पेशल माफी भी तब दी गई जब मुंबई के स्पेशल जज और सीबीआई दोनों इस रिहाई का विरोध कर रहे थे। इनफैक्ट स्पेशल जज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये हेट क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे जघन्य रूप है। और फिर फाइनली 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को रिवर्स किया। हमारा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी उस गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हत्यारे और बलात्कारियों के साथ मिलकर उसने काम किया? मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। क्या यह राम की मर्यादा का भारत हो सकता है? संवैधानिक मर्यादाओं का भारत है या मोदी की मर्यादा का भारत है जिसके नीचे सारी मर्यादाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं? सवाल आपको करना है, उससे पहले आपको तय करना है कि सवाल करना किससे है, मोदी से या भगवान राम से। माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है, पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।